जब हमारे देश में सिलेंडर का दाम बढ़ता था, पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तो बैलगाड़ी और बोगियों पर चलने का काम करते थे। और आज अगर हम इनसे कहते हैं कि मोदी जी आपसे महंगाई नहीं रुकी, मोदी जी आपसे भ्रष्टाचार नहीं रुका, मोदी जी आपके राज में करप्शन है, मोदी जी आपके राज में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, योगी जी आपसे सत्ता नहीं संभल रहा, इस्तीफा दे दो, तो आप हमें राष्ट्रद्रोही कहो। आज के टाइम में तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज घूमने की बात करता है। ये वो लोग हैं, हवाई जहाज पे घूमने की बात नहीं करता साहब। आपने वो दर्द हमें याद दिला दिया जिस दिन ये कोरोना आया था। इस कोरोना को लाने वाला हवाई जहाज वाले थे, और जख्म जो झेलने का किया था वो हवाई चप्पल वालों ने किया, और हवाई चप्पल वालों ने दंश झेला है, और इनके पुलिस की लाठी का भी दंश झेला है। ऐसा लगता था जब पंजाब से हमारे मजदूर भाई हरियाणा से और दिल्ली से जब उत्तर और प्रदेश और बिहार की तरफ जा रहा था, बंगाल की तरफ, ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो, और उस पर पुलिस बेदर्दी से लाठी चलाने का काम करता था। एक सवाल ये उठता है, आपने कहा कि दंश झेल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद ही बिहार में चुनाव हुआ, और बिहार में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। नीतीश कुमार जी ने सरकार नहीं बनाया, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। क्या ईवीएम में काउंटिंग में इतना समय लगता है? एक वक्त में आप जीत दिखाते हो, और दूसरे वक्त में रात को 2:30 बजे आपका डीएम पुलिस लाठी चलाने का काम करता है, उम्मीदवारों पे जबरन हराने का काम किया जाता है। डीएम को डायरेक्ट आदेश होता है कि हर हालात में हमारी सरकार बननी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। आप लोग बधाई के पात्र हो कि आप लोग सच्चाई को समाज के सामने रखने का काम कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम है? कहीं नहीं, बहुत ही बड़ा घोटाला है। जब ये सरकार जाने को तैयार होती है, तब किसी गुफे में जाकर के सेटिंग करता है, और हर चुनाव के वक्त आप देखते हैं कि ईवीएम कहीं ना कहीं आपको फेंका हुआ मिलता है, किसी गाड़ी में बरामद होता है। आखिर उसकी जांच क्यों नहीं होती है साहब? उसकी जांच क्यों नहीं होती है? अच्छा श्रीमान जी, 100 दिन आज पूरे हो गए, आप किसानों के समर्थन में उतरे हुए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन कृषि मंत्री का ये कहना है कि कितनी भीड़ चाहे जितनी जुटा लो, भीड़ जुटाने से कानून रद्द नहीं हुआ करते, कानून की वापसी नहीं होगी, उन्होंने साफ कर दिया। कृषि मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोग का राज चलता है, और जब लोगों का राज नहीं चलता, लोगों की नहीं सुनी जाती है, तो उस सरकार को तानाशाह की संज्ञा दिया जाता है। और जहाँ तक कृषि मंत्री के कहने का मतलब है, ये पहली सरकार है जिस सरकार में किसी मंत्री में वो ताकत नहीं है कि खुद अपने विभाग का फैसला ले ले। अच्छा मनमोहन भाई, बात सारी ये आती है, सरकार ये कह रही है कि किसान तो एक हट लेकर बैठ गया कि भाई हमें तो कानून रद्द चाहिए, और किसान ये कह रहे हैं कि भाई सरकार एक हट धर्मी लेके बैठ गई है, 11 बार हमें बुलाया और 4-4 घंटे हमें बिठाया किया, बातचीत करी, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाला। और वहीं एमएसपी पे भी बार बार सवाल उठ रहा है, जब किसान ये कह रहा है कि हमें एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए, लेकिन सरकार ये कह रही है भाई एमएसपी थी, है और रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ थी, कहाँ है और कहाँ रहेगी, सवाल ये उठता है। 3 काला कानून, एमएसपी कहाँ है? पंजाब में है, राजस्थान में, हरियाणा में है। इस लड़ाई को लड़ने वाला बेटा कौन है? सबसे पहले पंजाब का बेटा है। पंजाब के किसानों को तो एमएसपी मिल रहा था, पंजाब के किसानों को तो एमएसपी मिल रहा था, उन्हें क्या जरूरत थी आंदोलन करने की? लेकिन पंजाब के किसानों ने अपने लिए नहीं सोचा, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए सोचा कि अगर इसी एमएसपी पे दलहन, तिलहन, गन्ना सब कुछ बिकने लगे, सब्जियां बिकने लगे, तो हमारे देश के किसान जो है खुशहाल हो जाएंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी। दूसरा कानून, जमाखोरी पे कोई रोक नहीं। यह पहली सरकार होगा आजाद हिंदुस्तान में, और जहां भी लोकतंत्र है, जमाखोरी पे रोक है, जमाखोरी पे कानून होना चाहिए, नहीं तो कल को हम गरीब भूखे मरने को तैयार होंगे। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अरे साहब, अगर कोई मकान मालिक अपना मकान किराए पे भी देता है तो 11 महीने का एग्रीमेंट कराता है, और उसमें भी आपने पावर दे रखा है कि अगर नहीं खाली करेगा तो कोर्ट का आदेश होगा। और आप तो मेरा 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी सारी संपत्ति लेना चाहते हो, और उसकी मर्जी से मैं फसल बोऊं, वो कहे तो भौंकूं, वो कहे तो मैं काटूं, वो कहे तो मैं बोऊं। ये संभव नहीं है। प्रॉपर्टी हमारी है, जमीन हमारा है, देश हमारा है, फसल मैं अपनी मर्जी से बोऊंगा
तुम्हारे कहने से नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है, संसद से भी ये कहा है कि अगर आप दूध की डेयरी पर दूध लेने जाते हैं तो क्या डेयरी आपकी हो जाती है? क्या डेयरी पे कब्जा थोड़ी हो जाता है? प्रधानमंत्री का ये कहना है, तो फसल पे कब्जा कैसे हो जाएगा? लॉजिक है। 1939 में सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ? जी, यही पेटेंट हुआ था, यही कॉन्ट्रैक्ट बिहार के चंपारण में हुआ था। किसानों से पेटेंट कराने के बाद उसमें नील की खेती करवाई गई थी। अब मान लो आप पंजाब की धरती गेहूं और चावल बहुत बढ़िया देती है, पेटेंट होने के बाद वो वहां किन्नू बोने लगे। रोटी खाएंगे हम या किन्नू खाएंगे साहब, हमें ये तो बता दो। अगर मेरे पास 5 बिग्घा जमीन है तो 1 बिग्घे में धान बोएंगे, 1 बिग्घे में हरी सब्जी बोएंगे, 1 बिग्घे में दलहन और दलहन बोएंगे, ताकि हमारे घर का खर्चा तो पूरा हो जाए। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रोटी की जरूरत है गेहूं से पूरा होगी, लेकिन वो हमसे टमाटर लगवाएगा और उसकी मर्जी से लगेगा, रोटी कहां से पूरा कर पाएंगे साहब हम? एक सवाल ये उठ रहा है, किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी स्थिति ये हो रही थी बीच में कि किसानों के आंदोलन में राजनीतिक लोग भी आए, चाहे वो अखिलेश यादव जी की बात की जाए, उन्होंने अपनी सभा करी किसानों के समर्थन में, चाहे वो आपका राष्ट्रीय लोक दल के जो नेता हैं उनकी बात की जाए, उन्होंने करी, और संजीव बालियान जब गांव देहात में मिलने गए तो उनका विरोध किया गया। तो संजीव बालियान ने ये कहा कि भाई 12 मस्जिदों से मेरे खिलाफ लोगों से आवाज़ लगवाई गई और मेरा विरोध राजनीति के चलते हो रहा है, और ये किसानों का जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं है, राजनीतिकों ने इसको टेक ओवर कर लिया है। जिस दिन अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उस दिन भी ये आरएसएस और भाजपा के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। क्या उस दिन वो आंदोलन था? क्या उस दिन उस मीडिया को बड़े बड़े क्रेन लेकर के वहां पे डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाने की क्या मजबूरी थी? और आज इतना बड़ा आंदोलन, और संजीव बालियान जैसे लोगों के मुंह से आप क्या सुन सकते हो? मंदिर और मस्जिद के अलावा भी कुछ है इनके पास? मस्जिद से ऐलान किया गया, गजब की बात है। जब भी उगलोगे जहरी उगलोगे साहब, कहीं तो सही शब्दों का इस्तेमाल कर लो। अरे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, और खूबसूरत हिंदुस्तान का निर्माण तभी हो सकता है जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देकर के आगे चलेंगे। बहुत हुआ आपका बांटने की राजनीति, कर लिया आपने मुजफ्फरनगर दंगा में जो आपको करना था और करवाना था, लोगों को मरवाना और मिटवाना था। अपनी राजनीतिक रोटी आपने सेक ली, लेकिन काट की हंडी बार बार नहीं चटती है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, वैसे मुजफ्फरनगर दंगे की हम बात नहीं करना चाहते, हम किसान आंदोलन में हैं, लेकिन राजनीति की बात है तो अब ये आपने छेड़ी तो मैं कहता हूँ, सबसे जो बड़ी जो देखना पड़ा अखिलेश यादव जी को, उसका भुगतान करना पड़ा। सत्ता से चले गए, सत्ता में बीजेपी आ गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। किसान आंदोलन, आपको क्या लगता है कि 2022 में जिस तरीके से यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, 2022 में आपको लगता है कि किसान आंदोलन कुछ प्रभाव डाल पाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से सीएम बनने वाले हैं? पंजाब एक नमूना था, अंगराई था। पंजाब में जो नगर निगम का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, वहाँ के किसानों ने साबित कर दिया है कि जहाँ जहाँ तुम चलोगे वहाँ वहाँ तुम्हें ठोकरें मारने का काम हिंदुस्तान का किसान करेगा।